4.1 परिचय। जाति व्यवस्था, जैसा कि हम आज जानते हैं, वैदिक काल में अपनी उत्पत्ति से काफी विकसित हुई है, जो कि हमारे लिए उपलब्ध सबसे प्रारंभिक जानकारी है। समय के साथ साथ कई बदलाव आए हैं। जाति व्यवस्था की पारंपरिक विशेषताओं में पदानुक्रम, अंतर्विवाह, एक ही समूह के भीतर विवाह, व्यावसायिक विशेषज्ञता और प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट अनुष्ठान शामिल हैं। कुछ विद्वानों, दुबे 1969 के अनुसार औपनिवेशिक शासन के दौरान सामाजिक संगठन के रूप में जाति को मजबूत किया गया था। हालांकि जाति व्यवस्था का सार उपनिवेशवाद से पहले मौजूद था, ब्रिटिश प्रशासन ने संरचना को औपचारिक और कठोर बना दिया। जाति शब्द मूलतः भारतीय नहीं है। यह पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ है शुद्ध नस्ल। भारतीय भाषाओं में जाति और वर्ण शब्दों का प्रयोग क्रमशः सामाजिक समूहों और वर्गों को इंगित करने के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक अभिलेखों में जाति शब्द प्राचीन काल से उपयोग में रहा है और प्रारंभिक साहित्य और शिलालेखों में पाया जा सकता है। अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान अपने प्रशासनिक रिकॉर्ड में जाति श्रेणियों को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया, जिसने जाति व्यवस्था की समकालीन समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रथा 19वीं शताब्दी में गंभीरता से शुरू हुई और इससे सामाजिक सीमाओं का ठोसकरण हुआ। संक्षेप में, औपनिवेशिक काल में जाति व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिससे यह अधिक कठोर और श्रेणीबद्ध हो गई। जाति व्यवस्था को वर्गीकृत करने और व्यवस्थित करने में औपनिवेशिक प्रशासन की भूमिका का भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ा। 4.2 उपनिवेशवादियों द्वारा दिए गए मॉडल की व्याख्या। भारत में जाति की उत्पत्ति पर औपनिवेशिक दृष्टिकोण काफी हद तक हिंदू समाज के धार्मिक और प्राचीन ग्रंथों पर आधारित था। औपनिवेशिक प्रशासन के लिए सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में से एक मनुस्मृति था, जिसका 1794 में विलियम जोन्स द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। यह पाठ जाति व्यवस्था का एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्योंकि इसे औपनिवेशिक सरकार द्वारा समझा और लागू किया गया था। श्रीनिवास 1962 16। प्रारंभ में अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को मानव नस्लीय विज्ञान के चश्मे से देखा, लेकिन अंततः अधिक स्थानीय सांस्कृतिक समझ के पक्ष में इस मॉडल को छोड़ दिया गया। अंग्रेजों को विविध और जटिल भारतीय जाति व्यवस्था को अपनी कठोर श्रेणियों में फिट करना चुनौतीपूर्ण लगा। मॉडल के अनुसार समाज को 4 मुख्य वर्णों या वर्गों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 के नीचे अछूत थे। इस मॉडल ने सुझाव दिया कि पहले मनुष्य, पुरुष, को शरीर के विभिन्न भागों के आधार पर इन वर्णों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना जाता था, जो पुरुष के मुख से निकले थे और ज्ञान और अनुष्ठानों से जुड़े थे। क्षत्रिय शस्त्रागार से आए थे और योद्धा थे। जांघों से वैश्य व्यापारी थे। शूद्र पैरों से नौकर थे। अछूत या इन 4 वर्णों से बाहर के लोग सफाई जैसे छोटे कार्यों से जुड़े थे। अंग्रेजों ने इस मॉडल का उपयोग लोगों को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करने के लिए किया, जो प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए आसान था। उन्होंने इन जाति श्रेणियों को आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज किया, जिससे वे कठोर सामाजिक पहचानकर्ता बन गए। इसने पदानुक्रमित संरचना को मजबूत किया और उस समय की सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित किया। यह मॉडल व्यवहार में जाति व्यवस्था की वास्तविक विविधता और तरलता को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसने एक सरल दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जिसमें जटिलताओं और स्थानीय विविधताओं को नजरअंदाज किया गया। इसके बावजूद इसने महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया कि औपनिवेशिक काल और उसके बाद जाति व्यवस्था को कैसे देखा और प्रबंधित किया गया। बॉक्स 4.1 जाति मॉडल और औपनिवेशिक शासक।
ब्राह्मण धर्मग्रंथ, जो जाति की वैदिक उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, और बाद में मनु धर्मग्रंथों ने भारतीय समाज को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों और व्यवहार के अनुकूल थी। उन्होंने सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, वैधीकरण और प्रतिरोध की सुविधा प्रदान की। औपनिवेशिक शासन के लिए, जिससे सभ्यता की भाषा में भारतीयों के लिए एक सम्मानजनक स्थान सुरक्षित हो गया। यह विचार की वर्ण व्यवस्था, जिसने सभी जातियों को शीर्ष पर ब्राह्मणों के साथ एक पदानुक्रमित क्रम में वर्गीकृत किया, सभी भारतीयों की सामाजिक पहचान और संबंधों को व्यवस्थित कर सकती है। उपमहाद्वीप ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विशिष्ट संदर्भ में विकसित हुआ। भारत में मिशनरी और ओरिएंटलिस्ट जाति के बारे में लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। मिशनरियों ने जाति को ईसाई धर्म के प्रसार में एक बड़ी बाधा के रूप में देखा, जबकि ओरिएंटलिस्टों ने जाति व्यवस्था को अपने आप में समझने के महत्व पर जोर दिया। प्रारंभिक मिशनरी, जो धार्मिक मुद्दों से नियंत्रित थे, जाति को हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने में एक बाधा के रूप में देखते थे। एक फ्रांसीसी मिशनरी, अब्बे डुबोइस, जिन्होंने 1816 में भारत के लोगों के चरित्र, शिष्टाचार और रीति रिवाजों और उनके संस्थानों, धार्मिक और नागरिक का विवरण प्रकाशित किया, ने भारतीय लोगों पर जाति की अजीब पकड़ का दस्तावेजीकरण किया। डुबोइस का मानना था कि ब्राह्मणों ने घर को एक पवित्र और अनुल्लंघनीय संस्था में बदलकर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए बड़ी चतुराई से जाति व्यवस्था बनाई थी। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जाति व्यवस्था की आलोचना मिशनरियों के इस विश्वास से प्रेरित थी कि यह हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के उनके प्रयासों में बाधा उत्पन्न करती है। धर्मांतरण के बाद भी कई हिंदू जाति नियमों से बंधे रहे, इसलिए उन्होंने भारतीय समाज पर जाति की पकड़ को कमजोर करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग की। दूसरी ओर विलियम जोन्स और मैक्स मुलर जैसे प्राच्यविद सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि इससे औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से भारतीय सभ्यता, विशेषकर जाति व्यवस्था को समझने के महत्व पर जोर दिया। परिणामस्वरूप मनु के धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें भारतीय सामाजिक संगठन के आधार के रूप में देखा जाने लगा। किसी भी समसामयिक विसंगतियों को विपथन और गलत व्याख्याओं के रूप में समझा दिया गया। इन प्राचीन ग्रंथों के आधार पर उन्होंने भारतीय समाज के आदर्श स्वरूप को परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसे उन्होंने शाश्वत नियमों द्वारा शासित एक स्थिर, जाति आधारित समाज के रूप में चित्रित किया। ब्राह्मण अन्य सभी समूहों, विशेषकर अछूतों पर हावी थे। उनके विवरणों में विभिन्न जाति समूहों के बीच सामाजिक संबंधों को जोड़ने का प्रयास किया गया, जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों में दर्शाया गया है। बॉक्स 4.2 जाति पर उपनिवेशवाद विरोधी परिप्रेक्ष्य। मनु के धर्मशास्त्र को जाति पर औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य के लिए पाठ्य आधार के रूप में देखा गया था। इसलिए यह विचार की वर्ण व्यवस्था, जो शीर्ष पर ब्राह्मणों के साथ सभी जातियों को एक पदानुक्रमित क्रम में वर्गीकृत करती है, सभी की सामाजिक पहचान और संबंधों को व्यवस्थित कर सकती है। उपमहाद्वीप में भारतीयों का विकास ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विशिष्ट संदर्भ में हुआ। कोई भी डर्क के कथन से सहमत हो सकता है, जैसा कि अधिकांश विद्वानों के लेखों में उल्लेख किया गया है, लेकिन यह देखने के लिए पूर्व औपनिवेशिक अतीत में वापस जाना आवश्यक है कि राजनीतिक कारकों ने मध्ययुगीन को कैसे प्रभावित किया। विजयनगर जैसे राज्य, और यदि हाँ, तो उन्होंने यह कैसे किया, जिससे दक्षिण भारत में विजयनगर के लेखन में औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य का पता चलेगा। गैर परस्पर विरोधी सामाजिक पहचानों और रिश्तों को व्यवस्थित करने के लिए जाति की अवधारणा को पुनर्जीवित और पुनः स्थापित किया गया। शास्त्रीय अध्ययन से लेकर मानवशास्त्रीय अनुसंधान तक। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद हुआ जन आंदोलन ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर झटका था।
इस आंदोलन का एक मुख्य कारण सशस्त्र बलों में मुसलमानों, सिखों और गोरखाओं की तुलना में ब्राह्मणों और राजपूतों जैसे उच्च जाति के लोगों का प्रभुत्व था। ये उच्च जाति के योद्धा अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो सके क्योंकि उनमें आंतरिक संघर्ष कम और आंतरिक वफादारी अधिक थी। अतः भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया और इसमें विभिन्न जातियों के लोगों को शामिल किया गया। लॉर्ड एल्फिंस्टन के शब्दों में यह नीति फूट डालो और राज करो थी। औपनिवेशिक सरकार को एहसास हुआ कि राज्य की सुरक्षा के लिए भारतीय समाज को लगातार विभाजित रखना आवश्यक है। सरकार के विरुद्ध भारतीयों के एकजुट होने की संभावना अधिक थी क्योंकि कुछ आधुनिक संस्थाएं, जैसे समान कानूनी और प्रशासनिक प्रणालियां स्थापित की गई थी। इन आधुनिक संस्थाओं ने देशभक्ति की भावना जागृत की थी। इसे रोकने के लिए सर लेपेल ग्रिफिन और जेम्स केर जैसे कई अंग्रेज अधिकारियों ने धर्म के साथ साथ जाति को फूट डालो और राज करो का एक प्रभावी सांस्कृतिक उपकरण माना। फूट डालो और राज करो की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जाति व्यवस्था द्वारा उत्पन्न विभाजनों के बारे में सटीक जानकारी होना आवश्यक था। औपनिवेशिक सरकार का मानना था कि भूराजस्व, पारंपरिक कानून, भाषा और व्याकरण में विशेषज्ञता होने के बावजूद उसे वास्तविक सामाजिक स्थिति की सीमित समझ थी। यह ज्ञान एक प्रशासनिक आवश्यकता भी थी। राजनीतिक सुधार शुरू करने से पहले किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता पर हावी होने से रोकने के लिए जाति संयोजन पर विचार करना आवश्यक था। औपनिवेशिक संदर्भ में जाति का आर्थिक महत्व भी था, जो पूंजी के संकेतक के रूप में कार्य करती थी। इसलिए मानवशास्त्रीय अनुसंधान ने न केवल संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने में, बल्कि किसी भी प्रत्यक्ष कर के मूल्य का मूल्यांकन करने में भी मदद की। बॉक्स 4.3 औपनिवेशिक शासन में जाति पुनर्गठन। जाति एक ऐसा शब्द बन गया जो भारत में सामाजिक पहचान, समुदाय और संगठन के विभिन्न रूपों को व्यक्त, संगठित और व्यवस्थित कर सकता है। यह औपनिवेशिक सत्ता ज्ञान की एक केंद्रीय विशेषता बन गई। औपनिवेशिक शासन में जाति को निजी क्षेत्र में एक विशिष्ट धार्मिक व्यवस्था और मध्यस्थ के रूप में पुनर्गठित किया गया था। जाति को नागरिक समाज के एक सर्वव्यापी रूप के रूप में देखा जाता था जो हमेशा राजनीतिक हमलों का विरोध करता था और व्यक्तिवाद की मूल अवधारणा के खिलाफ था। डर्क्स के अनुसार जाति पर औपनिवेशिक दृष्टिकोण सचेत रूप से व्यक्त किया गया था। उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया या नहीं पहचाना कि पूर्वौपनिवेशिक भारत में सामाजिक पहचान इकाइयां एकाधिक, जटिल और लगातार बदलती रहती थी, और राजनीतिक व्यवस्था, जैसे मंदिर और राजा, के संदर्भ में निर्धारित होती थी। इस प्रणाली ने विभिन्न सामाजिक इकाइयों को महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माना और विभिन्न अवसरों का सृजन किया जिससे जाति को सामाजिक संगठन का केंद्र बनाया गया। केवल शास्त्रीय ज्ञान पर निर्भर रहने के बजाय औपनिवेशिक सरकार ने प्रत्यक्ष अध्ययन की आवश्यकता को पहचाना और लोगों के बीच मौजूदा जाति व्यवस्था पर सर्वेक्षण और अनुसंधान शुरू किया। कई मानवशास्त्रीय अध्ययन, जैसे M.A. शेरिंग की हिंदू जनजातियां और जातियां, थर्स्टन की दक्षिणी भारत में नृवंश विज्ञान नोट्स, और H.H. रिस्ले की जातियां और जनजातियां आयोजित की गई। ट्राइबर ऑफ बंगाल एंड द पीपल ऑफ इंडिया का आयोजन विशिष्ट जानकारी जैसे कि जातियों की मूल कहानियां, व्यावसायिक प्रोफाइल, विवाह नियम, पारिवारिक संरचना, जातियों के भीतर उपजातियां, विवाह और अंतिम संस्कार अनुष्ठान, कपड़े और सजावट के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ किया गया था, और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अंतर को उजागर करने वाली कहानियां, टिप्पणियां और विवरण। जाति व्यवस्था के 4 स्तंभ धीरे धीरे उभरे: क्रम पर आधारित विभाजन, व्यावसायिक विशेषज्ञता, विवाह नियम और विभिन्न जाति समूहों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियम। जाति व्यवस्था का ध्यान जाति की विभाजनकारी प्रकृति पर था,
इसके गतिशील और नियामक पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए। इससे उस समय के औपनिवेशिक मानव विज्ञान के संदर्भ में जाति के गठन, संरचना, मतभेद और स्थान पर अत्यधिक जोर दिया गया। जाति मॉडल में महत्वपूर्ण संशोधन हुए और जाति परंपरा का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया गया जहां समाज को केवल 4 के बजाय कई समूहों में विभाजित किया गया। ये समूह परंपरा द्वारा निर्धारित संबंधों के विभिन्न स्तरों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे। जाति व्यवस्था में अपनी ही जाति को विभिन्न विवाह प्रथाओं के साथ कई उपजातियों में विभाजित माना जाता था। विभिन्न जातियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियम थे, जिनमें वंशावली, अंतर्जातीय विवाह, भोजन और पानी साझा करना, व्यावसायिक अधिकार और सामाजिक संबंधों पर प्रतिबंध शामिल थे। जाति व्यवस्था विभिन्न दृष्टिकोणों पर केंद्रित थी और उपनिषद साहित्य में यह देखा गया था कि जाति का उपयोग विभिन्न जातियों के बीच व्यवहार और बातचीत को नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जाता था। मालाबार तट में जोनाथन डंकन ने बताया कि कैसे कुछ जातियों को प्रदूषणकारी माना जाता था और कैसे विभिन्न जातियों के आधार पर प्रदूषण के लिए विशिष्ट दूरी निर्धारित की गई थी। उदाहरण के लिए, एक नायर नंबूदिरी के स्थान पर जा सकता था लेकिन उसे उन्हें छूने की अनुमति नहीं थी, जबकि तिया ताड़ी निकालने वालों की एक जनजाति नायर से 12 कदमों के भीतर नहीं आ सकती थी। कपड़ों की शैलियों में अंतर और कुछ प्रकार के आभूषण पहनने, छाता ले जाने और विशिष्ट परिधान पहनने पर प्रतिबंध का उपयोग भी जातियों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता था। इन भेदों ने विभाजित हिंदू समाज और विशिष्ट सामाजिक समूहों के एकीकरण पर प्रकाश डाला। जाति व्यवस्था का उद्देश्य एक पदानुक्रम स्थापित करना था, जिसमें ब्राह्मणों को शीर्ष पर और बड़ी संख्या में वंचित समुदायों को नीचे रखा गया था। हालांकि इरादा सच्चाई का प्रतिनिधित्व करने का था, लेकिन यह कोहन द्वारा वर्णित असमानता के सबक से बच नहीं सका। बाद में औपनिवेशिक सरकार ने अपने लाभ के लिए इन विभाजनों में हेरफेर किया, बिना यह समझे कि लोग अपनी पहचान को कैसे समझते हैं। जब उनसे उनकी जाति के बारे में पूछा जाता है, तो लोग विभिन्न चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ, उपजाति, बहिर्विवाही समूह, असमान समूह, व्यक्तिगत नाम, जिस क्षेत्र से वे संबंधित हैं, या उनका व्यवसाय। जाति आधारित वर्गीकरण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं था, बल्कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाया और बनाए रखा गया एक वर्गीकरण था। संक्षेप में, बंगाल की जनजाति और भारत के लोगों पर जातियों के बारे में विशिष्ट जानकारी इकट्ठा करने के लिए अध्ययन किया गया, जिसमें उनकी मूल कहानियां, व्यावसायिक प्रोफाइल, विवाह नियम, पारिवारिक संरचना, उपजातियां, विवाह और अंतिम संस्कार अनुष्ठान, कपड़े और सजावट के तरीके शामिल हैं, और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अंतर को उजागर करने वाली कहानियां, टिप्पणियां और विवरण। जाति व्यवस्था धीरे धीरे अपने गतिशील और नियामक पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए विभाजनकारी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित हुई। जाति मॉडल में संशोधन हुए और जाति परंपरा का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया गया जहां समाज को केवल 4 के बजाय कई समूहों में विभाजित किया गया। ये समूह परंपरा द्वारा निर्धारित संबंधों के विभिन्न स्तरों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे। जाति व्यवस्था का उद्देश्य एक पदानुक्रम स्थापित करना था, जिसमें ब्राह्मणों को शीर्ष पर और बड़ी संख्या में वंचित समुदायों को नीचे रखा गया था। हालांकि इरादा सच्चाई का प्रतिनिधित्व करने का था, लेकिन यह कोहन द्वारा वर्णित असमानता के सबक से बच नहीं सका। बाद में औपनिवेशिक सरकार ने अपने लाभ के लिए इन विभाजनों में हेरफेर किया, बिना यह समझे कि लोग अपनी पहचान को कैसे समझते हैं। सोचो और करो 4.1 गैरनिवेशकों ने अपने लाभ के लिए जाति के वर्ण मॉडल का उपयोग कैसे किया। जाति का वर्ण मॉडल और गैरनिवेशकों द्वारा इसका शोषण। वर्ण व्यवस्था भारत की सबसे पुरानी सामाजिक स्तरीकरण प्रणालियों में से एक,
का देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों से उत्पन्न होकर इसने समाज को 4 प्राथमिक श्रेणियों में विभाजित किया: ब्राह्मण, पुजारी और शिक्षक, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, व्यापारी और जमींदार, और शूद्र, नौकर और मजदूर। इस प्रणाली ने सामाजिक पदानुक्रमों और भूमिकाओं को आकार देते हुए भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। गैर निवेशक व्यक्ति या समूह जो पूंजी निवेश या उद्यमशीलता गतिविधियों में संलग्न नहीं है, उन्होंने ऐतिहासिक रूप से अपने लाभ के लिए वर्ना मॉडल का लाभ उठाया है। यह निबंध सत्ता की गतिशीलता, सामाजिक स्थिरता, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक शोषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए गैर निवेशकों ने अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुरक्षित और बढ़ाने के लिए वर्ण प्रणाली का उपयोग करने के विभिन्न तरीकों की पड़ताल करता है। वर्ण व्यवस्था का ऐतिहासिक संदर्भ एवं संरचना। यह समझने के लिए कि गैर निवेशकों ने वर्ण व्यवस्था का कैसे शोषण किया, इसके ऐतिहासिक संदर्भ और संरचना में गहराई से जाना महत्वपूर्ण है। वर्ण व्यवस्था, जैसा कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में व्यक्त किया गया है, केवल एक सामाजिक पदानुक्रम नहीं थी, बल्कि सामाजिक कार्य के लिए एक रूपरेखा थी। प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कर्तव्य, धर्म थे और माना जाता था कि इन कर्तव्यों का पालन ब्रह्मांडीय व्यवस्था आरटीए को बनाए रखता है। हालांकि इस प्रणाली ने स्पष्ट रूप से एक सामंजस्यपूर्ण सामाजिक व्यवस्था प्रदान की, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से दूसरों के मुकाबले कुछ समूहों, विशेष रूप से ब्राह्मणों और क्षत्रियों का पक्ष लेती थी। ब्राह्मण सर्वोच्च जाति के रूप में ज्ञान, धर्म और संस्कृति के संरक्षक थे। वे धार्मिक अनुष्ठान करते थे, पवित्र ग्रंथ पढ़ाते थे और उन्हें देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना जाता था। क्षत्रिय योद्धा और शासक वर्ग के रूप में राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखते थे। वैश्य व्यापार, वाणिज्य और कृषि के लिए जिम्मेदार थे और अर्थव्यवस्था में योगदान करते थे। शूद्र पदानुक्रम के निचले भाग में छोटे कार्य करते थे और अन्य 3 वर्णों की सेवा करते थे। यह विभाजन सामाजिक स्थिरता और आर्थिक कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसने एक कठोर संरचना भी बनाई जिसका फायदा उठाया जा सकता था। धार्मिक अधिकार का लाभ उठाना। गैर निवेशक के रूप में ब्राह्मणों ने अपने धार्मिक अधिकार का लाभ उठाकर वर्ण व्यवस्था से महत्वपूर्ण लाभ उठाया। उन्होंने खुद को समाज के आध्यात्मिक और नैतिक कल्याण के लिए अपरिहार्य बताया। धार्मिक ज्ञान और अनुष्ठानों पर एकाधिकार करके उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि समुदाय की भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि दोनों के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाए। उनकी स्थिति से जुड़ी पवित्रता ने अन्य वर्णों को उनके अधिकार को चुनौती देने से हतोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा ने सुझाव दिया कि वर्ण पदानुक्रम में किसी की स्थिति पिछले जन्मों में उनके कर्मों का परिणाम थी, जिससे उनकी सर्वोच्चता वैध हो गई और सामाजिक गतिशीलता हतोत्साहित हो गई। यह धार्मिक अधिकार शिक्षा और बौद्धिक प्रवचन को नियंत्रित करने तक विस्तारित हुआ। वेदों और उपनिषदों जैसे पवित्र ग्रंथों को केवल अपनी जाति तक रखकर ब्राह्मणों ने ज्ञान पर कड़ी पकड़ बनाए रखी। बौद्धिक संसाधनों पर इस नियंत्रण ने अन्य वर्णों को मौजूदा सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाने या कमजोर करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने से रोक दिया। नतीजतन ब्राह्मण सांस्कृतिक और नैतिक मानकों के मध्यस्थ बने रहे और अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए धर्म को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति। गैर निवेशकों के एक अन्य समूह क्षत्रियों ने अपनी शक्ति को बनाए रखने और विस्तार करने के लिए वर्ण व्यवस्था के भीतर अपनी भूमिका का फायदा उठाया। शासकों और योद्धाओं के रूप में क्षत्रिय भूमि की रक्षा करने और कानून और व्यवस्था लागू करने के लिए जिम्मेदार थे। उनकी स्थिति ने उन्हें अन्य वर्णों, विशेषकर वैश्यों से संसाधन निकालने की अनुमति दी, जो आर्थिक रूप से उत्पादक थे।
कराधान और श्रद्धांजलि के माध्यम से क्षत्रियों ने सीधे वाणिज्य या निवेश में शामिल हुए बिना धन अर्जित किया। वर्ण व्यवस्था की वंशानुगत प्रकृति ने यह सुनिश्चित किया कि राजनीतिक शक्ति क्षत्रिय परिवारों के भीतर ही केंद्रित रहे। सख्त सजातीय विवाह, एक ही जाति के भीतर विवाह को बनाए रखकर क्षत्रियों ने अपने वंश और राजनीतिक प्रभाव को संरक्षित रखा। धार्मिक स्वीकृति के साथ राजनीतिक सत्ता के अंतर्संबंध ने अक्सर ब्राह्मणों के समर्थन के साथ उनके प्रभुत्व को और मजबूत किया। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच इस सहयोग ने एक सहजीवी संबंध बनाया जहां प्रत्येक ने एक दूसरे के अधिकार का समर्थन किया, जिससे पारस्परिक लाभ और स्थिरता सुनिश्चित हुई। वैश्यों और शूद्रों का आर्थिक शोषण। जबकि वैश्य मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों में शामिल थे, गैरनिवेशक क्षत्रिय और ब्राह्मणों ने अपने लाभ के लिए इस गतिशीलता का फायदा उठाया। व्यापार, कृषि और वाणिज्य के लिए जिम्मेदार वैश्यों ने पर्याप्त धन अर्जित किया। हालांकि उनकी आर्थिक सफलता पर अक्सर क्षत्रियों द्वारा भारी कर लगाया जाता था, जो अपने मुनाफे में हिस्सा मांगते थे। इस कराधान प्रणाली ने क्षत्रियों को आर्थिक उद्यमों में सीधे भाग लिए बिना वैश्यों की उत्पादक गतिविधियों से जीवन यापन करने में सक्षम बनाया। वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखे गए शूद्रों को काफी शोषण का शिकार होना पड़ा। गैरनिवेशक के रूप में ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने शूद्रों का उपयोग श्रम केंद्रित कार्यों के लिए किया। कठोर जाति व्यवस्था ने शूद्रों को जमीन रखने या व्यापार में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वे सस्ते श्रम का स्रोत बने रहें। इस शोषण को धार्मिक सिद्धांतों के माध्यम से उचित ठहराया गया था, जो शूद्रों को स्वाभाविक रूप से हीन और उच्च वर्णों की सेवा करने के लिए चित्रित करते थे। शूद्रों के श्रम से उत्पन्न आर्थिक अधिशेष को उच्च जातियों द्वारा हड़प लिया गया, जिससे उनका प्रभुत्व और भी मजबूत हो गया। सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक संरक्षण। वर्ण व्यवस्था से प्राप्त गैर निवेशकों को प्राथमिक लाभों में से एक सामाजिक स्थिरता थी। यह सुनिश्चित करके कि प्रत्येक वर्ण अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे, इस प्रणाली ने सामाजिक अशांति को कम किया और व्यवस्था बनाए रखी। यह स्थिरता ब्राह्मणों और क्षत्रियों जैसे गैर निवेशकों के लिए फायदेमंद थी, जो अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए एक पूर्वानुमानित और पदानुक्रमित समाज पर भरोसा करते थे। व्यवस्था की कठोरता ने निचले वर्णों के बीच ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की आकांक्षाओं को हतोत्साहित किया, जिससे यथास्थिति की चुनौतियों को रोका जा सका। सांस्कृतिक संरक्षण एक और महत्वपूर्ण लाभ था। वर्ण व्यवस्था ने समाज के एक स्थिर दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जहां पीढ़ियों से परंपराओं और सांस्कृतिक मानदंडों को बरकरार रखा गया था। गैर निवेशकों, विशेषकर ब्राह्मणों को संस्कृति और परंपरा के संरक्षक के रूप में देखा जाता था। सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखने और प्रसारित करके उन्होंने समाज में अपनी अपरिहार्य भूमिका को मजबूत किया। इस सांस्कृतिक आधिपत्य ने यह सुनिश्चित किया कि सामाजिक व्यवस्था में किसी भी बदलाव का विरोध किया जाएगा। इस प्रकार उनकी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति बरकरार रहेगी। कानूनी और नैतिक संहिताओं के माध्यम से हेरफेर। मनुस्मृति जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों से प्राप्त कानूनी और नैतिक कोड वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक थे। इन ग्रंथों ने प्रत्येक वर्ण के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले विस्तृत नियम प्रदान किए, जिनमें अपराधों के लिए गंभीर दंड का प्रावधान किया गया। ब्राह्मणों जैसे गैर निवेशकों ने इन संहिताओं की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानून उनके हितों के अनुकूल हों। उदाहरण के लिए, मनुस्मृति ने उच्च वर्णों की तुलना में शूद्रों के लिए कठोर दंड निर्धारित किया, जिससे सामाजिक पदानुक्रम और नियंत्रण मजबूत हुआ। नैतिक संहिताओं ने धर्म या कर्तव्य के विचार को भी बढ़ावा दिया, जिसने तय किया कि प्रत्येक वर्ण को समाज की बेहतरी के लिए अपनी निर्दिष्ट भूमिका निभानी चाहिए।
इस अवधारणा का उपयोग उच्च वर्णों द्वारा निम्न वर्णों के शोषण को उचित ठहराने के लिए किया गया था। इसे एक प्राकृतिक और नैतिक रूप से स्वीकृत आदेश के रूप में चित्रित किया गया था। इन विचारों को सांस्कृतिक मानस में गहराई से समाहित करके गैरनिवेशकों ने अनुपालन सुनिश्चित किया और उत्पीड़ित वर्गों से प्रतिरोध कम किया। प्रतिरोध और अनुकूलन। वर्ण व्यवस्था की कठोर संरचना के बावजूद प्रतिरोध और अनुकूलन के उदाहरण थे। कुछ वैश्यों और शूद्रों ने धन संचय और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के तरीके खोजे। उदाहरण के लिए, धनी वैश्य कभी-कभी राजनीतिक प्रभाव खरीद सकते थे या कठोर जाति भेद को मिटाकर अनुकूल विवाह सुरक्षित कर सकते थे। इसी प्रकार, कुछ शूद्र समुदाय सामूहिक संगठन और आर्थिक सफलता के माध्यम से स्थानीय पदानुक्रम के भीतर अपनी स्थिति को ऊपर उठाने में कामयाब रहे। गैरनिवेशकों को अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए इन परिवर्तनों को अपनाना पड़ा। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणों ने कुछ वैश्य समूहों की आर्थिक शक्ति को पहचानते हुए उनके साथ गठबंधन बनाया, अक्सर संरक्षण के बदले में धार्मिक वैधता प्रदान की। क्षत्रियों ने भी सफल गैरक्षत्रिय योद्धाओं और प्रशासकों को अपने में एकीकृत करके अनुकूलित किया, इस प्रकार अपने व्यापक प्रभुत्व को संरक्षित करते हुए सक्षम सहयोगियों की आपूर्ति सुनिश्चित की। निष्कर्ष। वर्ण व्यवस्था ने एक रूपरेखा प्रदान की जिसका गैरनिवेशकों, विशेष रूप से ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने कुशलतापूर्वक अपने लाभ के लिए उपयोग किया। धार्मिक अधिकार, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शोषण, सामाजिक स्थिरता, सांस्कृतिक संरक्षण और कानूनी और नैतिक संहिताओं का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को बनाए रखा और बढ़ाया। जबकि प्रणाली ने स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित की, इसने असमानता को भी कायम रखा और सामाजिक गतिशीलता को प्रतिबंधित किया। वर्ण व्यवस्था की गतिशीलता और उसके शोषण को समझने से भारत में सामाजिक स्तरीकरण के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधारों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिलती है, जो सत्ता, धर्म और अर्थशास्त्र के बीच जटिल अंतर्संबंध को उजागर करती है। जाति आधारित पहचान। जाति की अवधारणा इस विचार में निहित है कि विभिन्न जातियां अलग-अलग शारीरिक विशेषताओं वाले अलग-अलग समूह हैं और सामाजिक संपर्क और विवाह के आसपास सख्त नियम हैं। ऐसा माना जाता था कि जाति व्यवस्था ने पवित्र सीमाएं बनाई थी और इसका उपयोग लोगों को उनके भौतिक गुणों और व्यवसायों के आधार पर पहचानने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए, कायस्थों को उनकी शारीरिक विशेषताओं के कारण स्वाभाविक रूप से लेखन की ओर झुकाव वाला माना जाता था, जबकि राजपूतों को उनकी शारीरिक ताकत के कारण सेना के लिए उपयुक्त माना जाता था। 1933 में मार्शल रेसास की परिभाषा भी जाति की अवधारणा को स्पष्ट रूप से बताती है। अंग्रेजों का मानना था कि कुछ जातियां विशेष रूप से सैन्य गतिविधियों के लिए उपयुक्त थी। डोगरा, पंजाबी, सिख और गोरखा जैसी योद्धा जातियां बहादुर, आत्मनिर्भर, बुद्धिमान, अनुशासित और वफादार मानी जाती थी। 1857 के विद्रोह के बाद इन जातियों के अधिकांश सदस्य भारतीय सेना में शामिल हो गए। कल्याण मुखर्जी का संग्रह। कल्याण मुखर्जी, भारत के पहले सर्वेक्षण जनरल, उन सूचनाओं और तथ्यों को इकट्ठा करने में रुचि रखते थे जिनका उपयोग हैदराबाद, मैसूर और अन्य दक्षिणी क्षेत्रों के मानचित्रों को पूरा करने के लिए किया जाता था। उन्होंने ब्राह्मण सहायकों के एक समूह को काम पर रखा और उन्हें शाही परिवारों, प्रमुख परिवारों, जातियों, गांवों, मंदिरों और समुदायों के इतिहास के साथ साथ संस्कृत, फारसी, अरबी, तमिल में धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी। मुखर्जी के रेजिडेंट एजेंटों के पत्र और डायरिया, साथ ही मानव विज्ञान और इतिहास के शुरुआती शोधकर्ता सुझाव देते हैं कि संग्रह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी। ज्ञान उत्पादन पक्षपातपूर्ण था, न कि वस्तुनिष्ठ।
लेकिन यह स्पष्ट रूप से औपनिवेशिक नहीं था। प्रारंभ में यह स्पष्ट था कि ये एजेंट, जो स्वयं ब्राह्मण थे, मानते थे कि ज्ञान केवल अन्य ब्राह्मणों से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब कोई एजेंट किसी नए शहर में जाता था, तो वे विद्वान ब्राह्मणों की तलाश करते थे और किताबों से सलाह लेते थे। इन ब्राह्मण शोधकर्ताओं ने एक जटिल सामाजिक वास्तविकता प्रस्तुत की, जहां वे दोनों ब्राह्मणवादी सामाजिक विज्ञान के एजेंट और निर्माता थे, जो औपनिवेशिक सरकार के संस्थानों के लिए पहले ही लिखा जा चुका था। इस सामाजिक विज्ञान का उपयोग औपनिवेशिक शासन के प्रारंभिक चरण के दौरान भारतीयों के लिए एक धार्मिक कोड बनाने के लिए किया गया था। हालांकि इसने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रवाद के दूसरे पहलू, मार्क्सवाद और तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी आंदोलनों के उद्भव के लिए भी आधार तैयार किया। इसके अतिरिक्त ये एजेंट ब्रिटिश एजेंट भी थे। इन एजेंटों को मौजूदा ज्ञान के विपरीत पाठ, परंपराएं और विचार प्रदान करने के लिए काफी चिंता और विचार किया गया था। विभिन्न जातियां एवं उनकी विशेषताएं। विशिष्ट विशेषताओं वाली विभिन्न जातियों का विचार शारीरिक सीमाओं और सख्त विवाह नियमों पर आधारित था। जाति की अवधारणा को विभिन्न समूहों को एक साथ लाने के एक तरीके के रूप में देखा गया, जिसमें किसी की जाति के बाहर शादी करने के खिलाफ सख्त नियम थे। यह माना जाता था कि जाति व्यवस्था ने पवित्र सीमाएं बनाईं और लोगों की पहचान उनके भौतिक गुणों और व्यवसायों से की गई। ये पहचानकर्ता उनके व्यवसाय से संबंधित थे। उदाहरण के लिए, डाल्टन ने कायस्थों को कमजोर, शारीरिक रूप से कम मजबूत, लेकिन तीव्र बुद्धि वाला बताया। उन्होंने कहा कि लेखन के लिए शारीरिक शक्ति से अधिक मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, जो कायस्थों के पास है। इसी प्रकार राजपूत अपनी शारीरिक शक्ति के कारण सेना के लिए उपयुक्त माने जाते थे और प्रायः अच्छे घुड़सवार, धनुर्धर और पहलवान होते थे। जाति पर औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य। किसी पूरी जाति को अपराधी मानना इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे अंग्रेजों ने जाति को उसके सदस्यों की सामाजिक विशेषताओं और व्यवहार से जोड़ा। मद्रास प्रेसिडेंसी में कल्लर और भरवाड़ जैसे समूहों के मामले में उनकी हिंसक प्रवृत्तियों को उजागर करते हुए मानवशास्त्रीय विवरण लिखे गए थे। पूर्वौपनिवेशिक काल के दौरान इन जाति समूहों के सदस्य वंशानुगत ग्राम चौकीदार थे। औपनिवेशिक शासन शुरू होने के बाद उनमें से कुछ ने औपनिवेशिक व्यवस्था को अपना लिया, जबकि अन्य ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले समूहों में शामिल हो गए। इन समूहों को स्वाभाविक रूप से अपराध के जीवन से जुड़ा हुआ माना जाता था। अक्सर योद्धा जातियों और आपराधिक जातियों के बीच अंतर न्यूनतम था, खासकर दक्षिण भारत में, जहां कई योद्धा जातियों को ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी बेवफाई के कारण आपराधिक जातियों के रूप में लेबल किया गया था। हर्बर्ट रिस्ले का काम जाति के नस्लीय आधार का एक उदाहरण प्रदान करता है। रिस्ले, जो 1901 में भारत के जनगणना आयुक्त थे और क्लासिक कार्य द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक थे, ने जाति को एक सामान्य पूर्वज, मानव या दैवीय और एक सामान्य वंशावली अनुक्रम वाले लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया। उन्हें सलाह देने वाले लोग उन्हें एक सजातीय समुदाय मानते थे। जाति हमेशा अंतर्विवाही थी, लेकिन यह छोटे छोटे वृत्तों में विभाजित थी, जिनमें से प्रत्येक अंतर्विवाही थी। भारतीय जनसंख्या की जातीय शुद्धता को बनाए रखने के लिए जाति जिम्मेदार थी। रिस्ले ने इस धारणा के साथ काम किया कि जाति ने उल्लेखनीय तीव्रता के साथ जातियों के बीच शारीरिक अंतर को संरक्षित रखा है। उन्होंने विभिन्न जातियों की शारीरिक विशेषताओं को मापने और उनकी तुलना करने के लिए मानवशास्त्रीय तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने विभिन्न जाति समूहों की प्रथाओं के दस्तावेजीकरण का भी समर्थन किया। रिस्ले का सिद्धांत था कि विभिन्न जाति समूहों के बीच न केवल शारीरिक अंतर था, बल्कि उनके बीच सामाजिक दूरी भी थी। उन्होंने इन मतभेदों को सामाजिक पदानुक्रम से जोड़ने का प्रयास किया।
उन्होंने प्रस्तावित किया कि उच्च जाति के लोगों की त्वचा हल्की और नाक तेज होती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि बिहार, बंगाल और आगरा या मद्रास के 3 जिलों के जाति समूहों की एक श्रृंखला का अध्ययन किया जाए, तो नाक सूचकांक यानी नाक की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात और के बीच एक स्पष्ट संबंध देखा जा सकता है। जाति पदानुक्रम। सबसे अच्छी नाक वाली जाति इस पदानुक्रम में सबसे ऊपर होगी और सबसे चौड़ी नाक वाली जाति सबसे नीचे होगी। रिस्ले के विचार में यह सूची काफी हद तक स्थापित सामाजिक पदानुक्रम से मेल खाएगी। जाति समूहों की उत्पत्ति को समझाने के लिए रिस्ले ने एक व्यापक सिद्धांत विकसित किया। उन्होंने नेस्फील्ड की आलोचना करके अपना काम शुरू किया, जिसका सिद्धांत 1891 की भारतीय जनगणना में जाति समूहों के प्रारंभिक वर्गीकरण का आधार था। नेस्फील्ड ने जाति व्यवस्था को समझने में व्यवसाय के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने व्यवसाय के आधार पर जातियों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया। भूमि से संबंधित जातियां। 1. शिकार संबंधी भूमि। 2. मछली पकड़ने से संबंधित भूमि। 3. कृषि व्यवसाय। 4.5 जाति एवं न्यायिक व्यवस्था। किसी भी औपनिवेशिक शक्ति का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक होता है, अर्थात लाभ के लिए उपनिवेश पर शासन करना और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना। भारत में औपनिवेशिक शासन का उद्देश्य अलग नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के शुरुआती दिनों में लक्ष्य व्यापार के माध्यम से मुनाफा कमाना और बाद में अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से भूराजस्व एकत्र करना था। हालांकि बाद में यह एहसास हुआ कि वे अपने उद्देश्यों को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उन्हें केवल प्रशासनिक व्यवस्था ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की पूरी समझ हो। प्रारंभ में जाति के प्रति औपनिवेशिक दृष्टिकोण प्रशासनिक आवश्यकता से प्रेरित था। जाति को एक बड़ी आबादी से निपटने के एक तरीके के रूप में देखा गया। इसे समान जीवन शैली के साथ विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। हालांकि धीरे धीरे औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय समाज को विभाजित करने के लिए जाति व्यवस्था का शोषण करने की संभावना देखी। इसके अलावा औपनिवेशिक शासकों ने सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, अपनी शक्ति को वैध बनाने और अपने शासन को मजबूत करने के लिए जाति का इस्तेमाल किया। जाति फूट डालो और राज करो की नीति का एक सुविधाजनक उपकरण बन गई। औपनिवेशिक शासन में जाति की भूमिका पर 2 दृष्टिकोण हैं। जाति परिप्रेक्ष्य। जातियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिनमें शामिल हैं भूमि से जुड़ी जातियां, जैसे कृषि भूमि और चारागाह भूमि। व्यवसायों से जुड़ी जातियां, जैसे कारीगर, व्यापारी और पुजारी। योद्धाओं और जमींदारों से जुड़ी जातियां। नेस्फील्ड ने तर्क दिया कि सभी जातियों की उत्पत्ति एक केंद्रीय है और उनका विभाजन केवल कार्यात्मक आवश्यकताएं हैं। दूसरी ओर रिस्ले का दृष्टिकोण इसके विपरीत था। वह नेस्फील्ड के इस विचार के खिलाफ थे कि सभी जातियों का मूल केंद्रीय है। रिस्ले के अनुसार जाति व्यवस्था 2 अलग-अलग नस्लीय समूहों के मिश्रण का परिणाम थी, एक गोरी त्वचा और संकीर्ण नाक वाला आर्यन और दूसरा गहरे रंग की त्वचा और चौड़ी नाक वाला गैर आर्यन। यह सिद्धांत बताता है कि आर्य समूह न केवल प्रभुत्वशाली था बल्कि सजातीय विवाह का भी अभ्यास करता था। इससे मध्यवर्ती समूहों का निर्माण हुआ जिनकी सामाजिक स्थिति आर्य रक्त की मात्रा के अनुसार भिन्न भिन्न थी। रिस्ले ने मानवशास्त्रीय डेटा के साथ अपने सिद्धांत का समर्थन किया। हालांकि बाद में कर्वे और मल्होत्रा द्वारा किए गए अध्ययनों से साबित हुआ कि शारीरिक प्रकार और सामाजिक दूरी के बीच कोई संबंध नहीं है। दरअसल B.N. दत्ता पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अपने अध्ययन में जाति और नस्ल के बीच संबंध को अस्वीकार कर दिया था। जाति व्यवस्था और ब्रिटिश शासन। रोलैंड इंडेन
निकोलस डर्क्स और अन्य के अनुसार अंग्रेज जाति को भारतीय परंपरा की केंद्रीय संस्था और भारत का केंद्रीय प्रतीक मानते थे। औपनिवेशिक संदर्भ में जाति सभी भारतीयों के लिए सामाजिक पहचान का एक एकल स्रोत प्रदान करती थी। समुदाय, गांव, व्यवसाय, मंदिर और क्षेत्र पर आधारित अन्य सभी पहचानें जाति के बाद गौण थी। ब्रिटिश शासन के दौरान जाति सामाजिक जीवन के माप के रूप में उभरी। ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप भारत में जाति और भी अधिक कठोर हो गई। घुरिये के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने समान कानूनों, जाति मुक्त आर्थिक अवसरों, आधुनिक शिक्षा और जाति विकलांगताओं को समाप्त करने वाले कानूनों के माध्यम से जाति व्यवस्था में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया। इससे जाति व्यवस्था में कुछ सकारात्मक बदलाव आए, जिससे जाति की पकड़ को कम करने में मदद मिली। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने जाति के नकारात्मक प्रभावों को खत्म करने के लिए कोई व्यापक कदम नहीं उठाया। कम से कम उन्होंने जाति को न्याय की इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार की गतिविधियों से इस संस्था को मजबूती नहीं मिली। डर्क्स का कहना है कि ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में भूमि प्रणालियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन विधियों का उपयोग किया जाता था, जिससे संपत्ति, कृषि संबंध और राजस्व संग्रह प्रभावित होता था। इससे जमींदारों, किसानों और ग्रामीण समुदायों का सशक्तिकरण हुआ। ये राजस्व संग्रहण और स्थानीय शासन के साधन थे। चार्ल्स कॉर्नवालिस और फिलिप फ्रांसिस ने ब्रिटिश सरकार के प्रति स्थानीय जमींदारों की वफादारी पर जोर दिया, जबकि थॉमस मुनरो ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। केलेफे और एल्फिनस्टोन ने प्राचीन ग्राम गणराज्यों या समुदायों के लचीलेपन पर जोर दिया। जैसे जैसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, अन्य प्रकार के राजस्व मुद्दे कृषि राजस्व मुद्दों पर हावी होने लगे। जाति के प्रति अंग्रेजों की रुचि नए ढंग से बढ़ी। जाति और रीति रिवाजों के मानव विज्ञान को आधिकारिक रिपोर्टों, नियमों और सर्वेक्षणों, जिसमें जाति एक केंद्रीय मुद्दा था, और 1872 की पहली जनगणना में एक विशेष स्थान दिया गया था, जिसने जाति को वर्गीकरण के प्राथमिक विषय के रूप में उजागर किया था। ग्राम जाति संबंधों की अभिव्यक्ति को खोज स्थल के रूप में मान्यता दी गई। 1901 तक जाति ने राजनीतिक औपनिवेशिक सर्वोपरिता हासिल कर ली थी, जो रिस्ले द्वारा किए गए भारत के मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण में परिलक्षित हुआ था। ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ ही भारत में एक नई न्यायिक व्यवस्था भी स्थापित हुई। जाति के प्रति ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली का प्रारंभिक दृष्टिकोण तीनों राष्ट्रपतियों में एक समान नहीं था। बंगाल में जाति संबंधी प्रश्न अदालत में उठाए जा सकते थे, जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अदालतों को जाति संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रारंभ में जाति संबंधी मामलों को जाति परिषदों के अधिकार क्षेत्र में माना जाता था। धीरे धीरे कई मामले, जैसे हत्या, चोरी और बलात्कार, ब्रिटिश अदालतों में फैसले के लिए आने लगे। संपत्ति, गोद लेने, विवाह और तलाक जैसे पारिवारिक मामलों में हालांकि प्रथागत जाति कानूनों ने अदालतों का मार्गदर्शन किया, समय के साथ कई उच्च न्यायालय के फैसलों ने व्यावहारिक रूप से जाति प्राधिकरण को हाशिए पर डाल दिया। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसने विधवा पुनर्विवाह को वैध बना दिया। यह एक महत्वपूर्ण कानून था जो कई उच्च जातियों के जाति नियमों के विरुद्ध था, जो विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाता था। 1857 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, कानून किसी भी जाति के विवाह को रद्द करने या किसी महिला को पुनर्विवाह की अनुमति देने के अधिकार को मान्यता नहीं दे सकता है। जब किसी गैर ब्राह्मण को धार्मिक अनुष्ठान करने से रोकने का प्रयास किया गया, तो अदालत ने लोगों से कहा कि वे अनुष्ठानों के लिए गैर ब्राह्मणों का उपयोग करें। जाति परिप्रेक्ष्य।
1850 का कानून एक व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित होने की अनुमति देता था। इस प्रक्रिया में कानून ने निर्देश दिया कि धर्म या जाति में परिवर्तन के कारण किसी व्यक्ति का संपत्ति का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि इस कानून में विभिन्न जाति समूहों के बीच सामाजिक विकलांगताओं को दूर करने के मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई है। यह कानून केवल एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने में मदद करता था। 1872 में एक विशेष विवाह कानून पारित किया गया था, जो किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति को किसी अन्य जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी करने की अनुमति देता था, बशर्ते कि वे एक दस्तावेज पंजीकृत करें जिसमें कहा गया हो कि वे किसी भी धर्म से संबंधित नहीं हैं। बाद में जाति के कारण सामाजिक विकलांगताओं को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए गए। उदाहरण के लिए 1923 में सरकार ने एक आदेश जारी किया कि यदि कोई शैक्षणिक संस्थान उत्पीड़ित वर्ग के बच्चों को प्रवेश नहीं देगा तो उसे सहायता नहीं दी जाएगी। बाद में अस्पृश्यता की प्रथा पर रोक लगाने और उत्पीड़ित वर्गों के प्रति भेदभाव के खिलाफ प्रावधान बनाने के आदेश जारी किए गए। इन सामान्य नियमों और प्रशासनिक उपायों के परिणामस्वरूप विभिन्न जातियों के बीच न्यायिक असमानताएं दूर हो गईं। किसी व्यक्ति की स्थिति निर्धारित करने में जाति की भूमिका समाप्त कर दी गई। हालांकि इन उपायों से जाति व्यवस्था कमजोर नहीं हुई। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने जाति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। उनके अधिकांश प्रयास जाति व्यवस्था की कठोरता को कम करने की इच्छा के बजाय प्रशासनिक हितों से प्रेरित थे। उन्होंने जाति से उत्पन्न होने वाली सामाजिक विकलांगताओं को दूर करने के लिए कभी भी कड़े कदम नहीं उठाए। उनकी प्राथमिक चिंता ब्रिटिश शासन की सुरक्षा थी। मानव सर्वेक्षणों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग जाति संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं किया गया था। इसके बजाय इसने केवल जाति के महत्व को मजबूत किया। जाति लोगों के रीति रिवाजों का विस्तृत विवरण दर्ज करने का एक साधन बन गई। इसलिए जब भारत में जनगणना शुरू हुई तो जाति जनसंख्या डेटा दर्ज करने का प्राथमिक आधार बन गई, जिसने बाद में जाति आधारित पहचान को मजबूत करने में भूमिका निभाई। सोचो और करो 4.2 औपनिवेशिक शासकों के सामान्य नियमों और प्रशासनिक रणनीतियों का जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जाति व्यवस्था पर औपनिवेशिक शासकों के सामान्य नियमों और प्रशासनिक रणनीतियों का प्रभाव। परिचय। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जो 18वीं शताब्दी के मध्य से 1947 में भारत की आज़ादी तक चला, ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाला, जिसमें इसकी गहरी जड़ें जमाने वाली जाति व्यवस्था भी शामिल थी। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों, उनके कानूनी ढांचे और सामाजिक इंजीनियरिंग प्रयासों ने जाति की गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, या तो मौजूदा पदानुक्रमों को मजबूत किया या उन्हें उन तरीकों से बदल दिया जो स्थायी विरासत छोड़ गए हैं। यह निबंध ब्रिटिश नीतियों, उनके कार्यान्वयन और परिणामी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के पीछे की प्रेरणाओं का विश्लेषण करते हुए औपनिवेशिक शासन और जाति व्यवस्था के बीच जटिल अंतर्संबंध की पड़ताल करता है। ब्रिटिश प्रशासनिक रणनीतियां और जाति व्यवस्था। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत नहीं की, यह पहले से ही एक व्यापक सामाजिक संरचना थी। हालांकि शासन के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण में नियंत्रण बनाए रखने और प्रशासनिक दक्षता को सुविधाजनक बनाने के लिए इन मौजूदा सामाजिक प्रणालियों की विस्तृत समझ और उसके बाद हेरफेर शामिल था। ब्रिटिश शासन के दौरान कई प्रमुख रणनीतियों और नीतियों ने जाति व्यवस्था को प्रभावित किया। जातियों का दस्तावेजीकरण और संहिताकरण ब्रिटिश शासन के महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक जाति व्यवस्था का दस्तावेजीकरण और संहिताकरण था। अंग्रेजों ने भारत में विभिन्न जातियों और उपजातियों को वर्गीकृत और रिकॉर्ड करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण, जनगणना और नृवंश विज्ञान अध्ययन किए।
1871 से 72 में पहली व्यापक जनगणना, उसके बाद की जनगणनाओं में जनसंख्या को जाति, धर्म और व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया गया। जातियों की इस आधिकारिक मान्यता और गणना ने जाति की पहचान को पहले की तुलना में अधिक कठोर और औपचारिक बना दिया। अंग्रेजों का उद्देश्य इस जानकारी का उपयोग उन नीतियों को लागू करने के लिए करना था जो उन्हें अपने विषयों के सामाजिक तानेबाने को समझकर अधिक प्रभावी ढंग से शासन करने में मदद करेंगी। कानूनी सुधार और जाति। अंग्रेजों ने कई कानूनी सुधार किए जिससे जाति व्यवस्था प्रभावित हुई। भारतीय दंड संहिता 1860, सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 और अन्य कानूनी ढांचे के माध्यम से कानूनों के संहिताकरण ने अक्सर अनजाने में जाति भेद को मजबूत कर दिया। उदाहरण के लिए, विवाह, विरासत और संपत्ति के अधिकार से संबंधित कानून मौजूदा जाति मानदंडों और प्रथाओं से प्रभावित थे। ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली अक्सर समुदायों के भीतर विवादों का निपटारा करने के लिए जाति पंचायतों, स्थानीय परिषदों पर निर्भर रहती थी, जिससे जाति अधिकार मजबूत होता था। आर्थिक नीतियां और व्यावसायिक स्तरीकरण। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों, विशेषकर कृषि और उद्योग में, का जाति व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जमींदारी और रैयतवारी प्रणालियों की शुरुआत ने पारंपरिक भूमिधारण पैटर्न को बदल दिया, जिससे अक्सर जाति आधारित आर्थिक असमानताएं बढ़ गईं। कुछ जातियां जो परंपरागत रूप से भूस्वामी थीं, इन नीतियों से लाभान्वित हुईं, जबकि अन्य, विशेष रूप से शारीरिक श्रम में लगी लोग, हाशिए पर थी। नकदी फसलों पर ब्रिटिश जोर और कृषि के व्यावसायीकरण ने जाति के आधार पर आर्थिक स्तरीकरण को और मजबूत कर दिया। शिक्षा नीतियां। अंग्रेजों ने भारत में पश्चिमी शैली की शिक्षा शुरू की, जिसका जाति व्यवस्था पर मिश्रित प्रभाव पड़ा। एक और, इसने निचली जातियों के कुछ व्यक्तियों के लिए ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के अवसर प्रदान किए जो शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। दूसरी ओर, अंग्रेज अक्सर उच्च जाति के कुलीन वर्ग की सेवा करते थे, जो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भेजने की अधिक संभावना रखते थे। इसने एक नया शिक्षित अभिजात वर्ग तैयार किया जो मुख्य रूप से उच्च जाति का था, जिसने सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत किया। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। मिशनरी गतिविधियां और सामाजिक सुधार आंदोलन। ईसाई मिशनरियों, जिन्हें अक्सर ब्रिटिश प्रशासन द्वारा समर्थन प्राप्त था, ने जाति व्यवस्था के संबंध में दोहरी भूमिका निभाई। उन्होंने दलितों, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान की और अक्सर जातिगत भेदभाव की आलोचना की। इसके कारण जाति उत्पीड़न से बचने के साधन के रूप में कई निचली जाति के व्यक्तियों ने ईसाई धर्म अपना लिया। हालांकि इन गतिविधियों के कारण कभी-कभी उच्च जाति के हिंदुओं की ओर से प्रतिक्रिया और प्रतिरोध भी हुआ, जिससे सामाजिक तनाव पैदा हुआ। जातिगत पहचान को सुदृढ़ करना। फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति में अक्सर नियंत्रण बनाए रखने के लिए विभिन्न जातियों और समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खेलना शामिल था। कुछ जातियों को आधिकारिक तौर पर मान्यता देकर और दूसरों पर विशेषाधिकार देकर अंग्रेजों ने अनजाने में जातिगत पहचान और प्रतिद्वंद्विता को मजबूत किया। यह ब्रिटिश भारतीय सेना के लिए उनकी भर्ती नीतियों में स्पष्ट था, जहां कुछ मार्शल नस्लों, अक्सर विशिष्ट जातियां, को सैन्य सेवा के लिए प्राथमिकता दी जाती थी, जिससे रूढ़िवादिता और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिलता था। जाति आधारित राजनीतिक लामबंदी का उद्भव। औपनिवेशिक काल में जाति आधारित राजनीतिक आंदोलनों और संगठनों का भी उदय हुआ। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की ब्रिटिश नीति 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से शुरू की गई और बाद में 1919 के भारत सरकार अधिनियम में विस्तारित की गई, जिसमें विभिन्न धार्मिक और जाति समूहों के लिए विधायी निकायों में सीटें आरक्षित की गईं। इस नीति का उद्देश्य शुरू में अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करना था,
लेकिन इससे जातिगत पहचान का राजनीतिकरण हो गया। हाशिए पर पड़ी जातियों के नेता जैसे B.R. अंबेडकर दलितों के अधिकारों और उत्थान की वकालत करते हुए उभरे और स्वतंत्र भारत में भविष्य के जाति आधारित राजनीतिक आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया। आर्थिक और व्यावसायिक परिवर्तन, औद्योगिकरण और शहरीकरण। ब्रिटिश औद्योगिक नीतियों, जिसमें रेलवे, कारखानों और शहरी केंद्रों की स्थापना शामिल थी, ने महत्वपूर्ण व्यावसायिक परिवर्तन किए। पारंपरिक जाति आधारित व्यवसाय बाधित हो गए क्योंकि लोग नए अवसरों की तलाश में शहरों की ओर चले गए। इस प्रवासन ने अक्सर शहरी परिवेश में जाति भेद को धुंधला कर दिया, जहां आर्थिक स्थिति ने जाति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। हालांकि औद्योगिकरण के लाभ समान रूप से वितरित नहीं किए गए और कई निचली जाति के व्यक्तियों को नई औद्योगिक नौकरियों में भेदभाव का सामना करना पड़ता रहा। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी फसलों की शुरुआत और कृषि के व्यावसायीकरण के कारण अक्सर पारंपरिक कृषि समुदायों का विस्थापन हुआ। निचली जाति के खेतीहर मजदूरों को शोषण का सामना करना पड़ता था और अक्सर उन्हें कर्ज के बंधन में बंधना पड़ता था। ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणाली, जिसके लिए नियमित नकद भुगतान की आवश्यकता होती थी, ने निचली जातियों की आर्थिक दुर्दशा को बढ़ा दिया, जिनकी ऋण तक पहुंच बहुत कम थी और वे साहूकारों द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील थे। शैक्षिक और सामाजिक सुधार। शिक्षा का प्रसार। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत का जाति व्यवस्था पर जटिल प्रभाव पड़ा। हालांकि इसने कुछ निचली जाति के व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए, लेकिन लाभ असमान रूप से वितरित किए गए। उच्च जाति के परिवारों द्वारा नए शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने की अधिक संभावना थी, जिससे पश्चिमी शिक्षित अभिजात वर्ग का उदय हुआ जो मुख्य रूप से उच्च जाति का था। हालांकि ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारकों, जिन्होंने निचली जाति के बच्चों के लिए स्कूल स्थापित किए, ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए शैक्षिक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामाजिक सुधार आंदोलन। औपनिवेशिक काल में जातिगत भेदभाव को चुनौती देने के उद्देश्य से सामाजिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे सुधारकों ने जाति आधारित भेदभाव की आलोचना की और सामाजिक समानता की दिशा में काम किया। दलितों के लिए हरिजन, भगवान की संतान पर गांधी का जोर और मुख्यधारा समाज में उनके एकीकरण को बढ़ावा देने के उनके प्रयास उल्लेखनीय थे। हालांकि इन आंदोलनों को अक्सर समाज के भीतर रूढ़िवादी तत्वों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा जो पारंपरिक जाति पदानुक्रम को संरक्षित करने की मांग करते थे। निष्कर्ष। भारतीय जाति व्यवस्था पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रभाव बहुआयामी और जटिल था। हालांकि अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, लेकिन उनकी प्रशासनिक रणनीतियों, कानूनी ढांचे और सामाजिक नीतियों ने इसके विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। जातियों के दस्तावेजीकरण और संहिताकरण, कानूनी सुधार, आर्थिक नीतियों और पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत ने पारंपरिक जाति संरचनाओं को सुदृढ़ और परिवर्तित किया। औपनिवेशिक काल में जाति आधारित राजनीतिक लामबंदी और सामाजिक सुधार आंदोलनों का भी उदय हुआ, जिसने स्वतंत्र भारत में जाति असमानताओं को दूर करने के भविष्य के प्रयासों की नींव रखी। संक्षेप में, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने जाति व्यवस्था पर एक स्थायी विरासत छोड़ी, इसकी आधुनिक रूपरेखा को आकार दिया और स्वतंत्रता के बाद के भारत की सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित किया। समकालीन भारत में जाति आधारित भेदभाव की लगातार चुनौतियों और सामाजिक न्याय की दिशा में चल रहे प्रयासों को समझने के लिए इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। यह विचार की वर्ण व्यवस्था, जाति का चारभागीय विभाजन, शीर्ष पर ब्राह्मणों के साथ
का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान विकसित सभी भारतीयों की सामाजिक पहचान और संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है। भारतीय आबादी के भीतर मतभेदों और विभाजनों पर ध्यान केंद्रित करके जाति व्यवस्था औपनिवेशिक सांस्कृतिक परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गई। रिस्ले के सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण प्रणाली और जनगणना कार्यों में जाति के उपयोग ने भारत में आधुनिक जाति पहचान की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने समकालीन भारत में जातिवाद के जन्म में योगदान दिया।